हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस फॉर द सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, कोर्स कोड BP303T। ये जो हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट है और इसके हम यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे ताकि आपका एक पूरा रिवीजन भी हो जाए पांचों यूनिट का। साथ ही साथ ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं या इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिनके पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इन सभी प्रश्नों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और इनके 2 नंबर के हिसाब से कितना आंसर आपको करना है वो भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए शॉर्ट में इनको डिस्कस करूंगा ताकि आप उसका आंसर भी लिख पाए। इन क्वेश्चंस को आपको जरूर हल करके जाना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इनके पूछे जाने की संभावना भी ज्यादा है और साथ ही साथ इन पर बेस्ड अगर कोई और प्रश्न बन सकता है, क्योंकि हम सोल्यूशन देख रहे हैं तो या इनके जैसे कुछ और प्रश्न भी बन सकते हैं, उनका भी हल आप आसानी से कर पाएंगे अगर आप इन सभी वीडियोस इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। तो एक चीज और कहूंगा कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए जरूर इनको ध्यान में रखिएगा और इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो है डिफाइन द टर्म माइक्रोबायोलॉजी। की माइक्रोबायोलॉजी से आप क्या समझते हैं। बड़ा ही सिंपल सा कॉमन सा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जहां पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं या माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स वो क्या नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखते। इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इनका जो एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया, आर्किया, आल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरसेस। ये सभी हमें नेकेड आई से नहीं दिखते और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और इनकी स्टडी करना यानी कि इनके स्ट्रक्चर क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये भी ध्यान देना है। स्ट्रक्चर फंक्शन का, इनका फंक्शन, इनका क्लासिफिकेशन और इनके द्वारा जो भी कुछ पॉजिटिव या निगेटिव चीजें हमको प्राप्त होती हैं यानी इनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, इनके बारे में समझना, इनका कमर्शलाइजेशन जो उपयोग हम कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना, ये सारी चीजें जो है वो हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोटिक सेल्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं काफी बेसिक प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है। यूकैरियोटिक सेल्स हम उन सेल्स को बोलते हैं जो जनरली एक डेवलप्ड एनिमल्स, डेवलप्ड लाइफ ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जैसे कि हम हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए इनमें। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो प्रिमिटिव टाइप की सेल्स हैं जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं होता है। और इनके डिफरेंसेस की अगर बात करें तो जो डेफिनेशन है वो जैसा अभी मैंने कहा, यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें वेल डिफाइंड एक न्यूक्लियस पाया जाता है और उसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, वो सभी मेम्ब्रेन द्वारा बाउंड होते हैं। जबकि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के तरह पाया जाता है जिसमें जो न्यूक्लियस है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड नहीं होता और उसमें ऑर्गेनेल्स भी वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स हमें एनिमल्स में, प्लांट में, फंगी इत्यादि में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स हमें वायरसेस, बैक्टीरिया, आर्किडिया में इत्यादि में देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियाइड रीजन हमें केवल देखने को मिलता है। यहाँ पर न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सेल साइज जो है वो काफी थोड़ी बड़ी होती है यूकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि ये डेवलप सेल्स होती हैं 10 to 100 माइक्रोमीटर्स की, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉल होती हैं, लगभग 5 माइक्रोमीटर्स या उससे भी छोटी होती हैं। जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो हाईली रेगुलेटेड होता है यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में पूरा का पूरा जीनोम एक बार में रेप्लिकेट करता है। यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर्स होती हैं ऑर्गेनेल टाइप की अगर बात करें हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स केवल यूनिसेलुलर होती है, यानी एक सेल्स की बनी है, कई सारे सेल्स की होती है, ये एक सेल की बनी होती है। क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो मतलब ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और अगर क्रोमोसोम्स की बात करें तो इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर केवल एक सिंगल लूप बड़ा सा डीएनए का या प्लाज्मिड का हमें देखने को मिलता है। राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो लार्ज होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्मॉल होता है। ग्रोथ या जनरेशन जो होती है, क्योंकि ये डेवलप्ड है तो इनको ग्रोथ करने में और एक से दूसरे जनरेशन में जाने में समय लगता है यूकैरियोटिक सेल्स को, इसलिए स्लोअर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स फास्टली जो है वो ग्रोथ करती है और इसीलिए डेथ इत्यादि भी इनकी जल्दी हो जाती है। ऑर्गेनेल्स की बात करें तो सभी वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स हमें यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होता है। एबिलिटी स्टोर, अगर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की एबिलिटी की बात करें तो जनरली इन दोनों में ये एबिलिटी पाई जाती है, कुछ सिमिलरिटीज हैं। जबकि प्लाज्मा सेल वॉल जो है वो प्लांट्स और फंगी में यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जबकि
यहाँ पर, और सिंपल ही होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक कॉम्प्लेक्स होता है और लगभग हर प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमें सेल वॉल देखने को मिल जाती है। सिमिलरिटी की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है। Next question is give the contribution of Louis Pasteur in the field of microbiology. लुईस पास्चर साहब जो है वो शायद सबसे पहले साइंटिस्ट में से एक थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी क्षेत्र में काफ़ी सारे काम ऐसे किए जो उनके पहले लोगों नहीं मानते थे। बहुत सारी ऐसी धारणाएं थी जिसको उन्होंने तोड़ने का काम किया। उसमें से कुछ बड़ी खास बातें हैं, जिसमें जो सबसे पहली बात है, उन्होंने ये कहा था कि जो इन्फेक्शियस डिसीजेज होती हैं, ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे में फैलती हैं, वो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही होती हैं। जैसे कि आज हम लोग जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस है, कोविड है, फ्लू है, ये सब माइक्रोब्स के द्वारा ही हो रहा होता है, जबकि इसके पहले ऐसा नहीं माना जाता था। माना जाता था कोई प्रकोप हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दूसरी जो चीज थी, एक चीज उन्होंने ये भी बोला कि जो भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी कि वो ऐसी चीजें हैं जो कि लाइफ ऑर्गेनिज्म जैसी ही हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी हैं। जबकि इसके पहले माना जाता था कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो किसी और चीज से या किसी भी चीज से नहीं होते, अपने आप पैदा हो जाते हैं। तो ऐसा जो बात था वो गलत साबित किया लुईस पास्चर साहब ने। नेक्स्ट, इन्होंने पॉस्चराइजेशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको भी डेवलप किया। इसीलिए आज भी जो है हम लोग लुईस पास्चर के नाम से ही पॉस्चराइजेशन को जानते हैं, जिससे हम लोग दूध या बेवरेजेस को लंबे समय तक स्टोर कर पाते हैं। आगे इस पर भी एक प्रश्न है, मैं उसको डिटेल भी करूंगा वहां पे। और इसके साथ ही साथ इन्होंने वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको भी शुरू करने का श्रेय जो है वो लुईस पास्चर साहब को ही जाता है। तो ये सारे मेन काम है जो लुईस पास्चर साहब ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल की अगर बात करें तो ये काफी कॉम्प्लेक्स एक बॉडी है जो कि हमारे बैक्टीरिया को एक रिजिड पोर्शन प्रदान करती है, एक शेप प्रदान करती है। ये एक पेप्टिडोग्लाइकॉन जनरली होता है, और इसके जो सेल वॉल, जो बैक्टीरियल सेल वॉल का पेप्टिडोग्लाइकन होता है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, और इसे हम लोग म्यूरिन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो पेप्टिडोग्लाइकॉन है वो एक पॉलीसेक्राइड है जिसमें दो ग्लूकोज के डेरिवेटिव जनरली पाए जाते हैं, एक तो नाग और एक नाम। नाग क्या है? एन एसाइल ग्लूकोसामिन और एन एसाइल म्यूमेरिक एसिड। ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ अल्टरनेटली चेन्स में, लॉन्ग चेन्स में जड़े होते हैं, और ये जो चेन्स होती हैं वो क्रॉस लिंक होती हैं एक अनदर टेट्रापेप्टाइड जिसमें जो है नाम यूनिट्स जो है वो आपस में एक्सटेंड करती हैं। ये एक लैटिस लाइस स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है, और इसमें 4 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि टेट्रापेप्टाइड में पाए जाते हैं, जिसमें कुछ चारों के नाम है एल एनिलीन, एल ग्लूटामिन, एल लाइसिन, या फिर जिसे हम लोग मीसो डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड के नाम से जाते हैं, डीपीए भी बोलते हैं उसको, और चौथा जो है वो डी एनालिन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें मिल करके हमारे बैक्टीरियल सेल वॉल के स्ट्रक्चर को बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द फंक्शंस ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल। बैक्टीरियल कैप्सूल का क्या काम है? एक जो बैक्टीरिया का एक एडॉप्शन है, यानी अनफेवरेबल कंडीशंस या अपने आप को बचाने के लिए या अपने होस्ट से चिपकने के लिए वो एक कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक आउटर लेयर होती है पॉलीसेक्राइड्स की, जो कि पूरे सेल को कवर कर लेती है कई सारी बैक्टीरियल स्पीसीज में। उसे हम लोग बैक्टीरियल कैप्सूल के नाम से जानते हैं। ये जो कैप्सूल होती है वो एक मैजिक क्लॉक के रूप में काम करती है, और ये प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड या क्या नाम है, किसी ऐसे सिक्रीशन से जो कि होस्ट या किसी जगह पर है अनफेवरेबल कंडीशंस में, उससे उसको बचाती है। साथ ही साथ ये सरफेस पर चिपकने में उसकी मदद करती है, जिसकी वजह से वो अपने होस्ट पर अटैक कर पाता है। साथ ही साथ होस्ट के इम्यूनिटी सिस्टम से उसको बचाने में भी बैक्टीरियल कैप्सूल उसकी मदद करती है। तो ये इसके सारे फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द लिस्ट ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए या बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए काफी सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ती है। खास करके अगर हम उसके बारे में पढ़ाई करना चाहते हैं, हम लैब में उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो हमें कुछ उसे न्यूट्रिशंस देने पड़ते हैं। जनरली इसमें जो न्यूट्रिशंस आपको बैक्टीरिया को देनी होती है उसको बहुत ही मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है फॉर द ग्रोथ और न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें उसे जनरली वाटर चाहिए होता है पहला, दूसरा कार्बन का एक सोर्स चाहिए जिससे उसकी ग्रोथ हो, और कुछ सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स उसको चाहिए होता है। बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मेटल्स और वाटर जो है वो उसको चाहिए, ताकि उसकी बायोकेमिकल प्रोसेसेस पूरी हो सके। तो जब भी हम इसके लिए कल्चर मीडिया इत्यादि बनाते हैं तो इन सभी चीजों का वहां पर उसके लिए व्यवस्था कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। व्हाट इज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व? जब हम एक क्लोज सिस्टम में, जहां हम ग्रोथ कराना चाह रहे हैं उसकी, तो एक कल्चर मीडिया बना करके जब हम बैक्टीरिया को
एक न्यूट्रिशंस वैल्यू जो भी अभी हमने कही वो हम उसको दे देते हैं, तो एक प्रिडिक्टेबल ग्रोथ पैटर्न में अगर बैक्टीरिया ग्रोथ करता है तो उसी को हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के नाम से जानते हैं। कुछ इस प्रकार का एक कर्व आपको देखने को मिलता है और इसमें जो है 4 स्टेजेस हमको देखने को मिलती है। पहला स्टेज होता है लैग, दूसरा एक्सपोनेंशियल जिसे हम लोग लॉग के नाम से भी जानते हैं, तीसरा स्टेशनरी और चौथा डेथ। तो जब हम शुरू करते हैं यहाँ पर जो है लॉग नंबर ऑफ बैक्टीरिया है और इधर टाइम है, यानी समय के दो साथ ये बढ़ता है। तो जब हम स्टडी शुरू करते हैं, हम स्टार्टिंग में ग्रोथ शुरू करते हैं तो लैग फेज होती है जहाँ पर बैक्टीरिया जो है बिल्कुल भी कोई भी डिवाइडिंग अपनी नहीं कर रहा है, यानी 1 से 2 सेल 4 सेल में नहीं बदल रहा है और लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव है, जिंदा है, कुछ खा पी रहा है, अपना ग्रोथ थोड़ा थोड़ा कर रहा है। दूसरा जो होता है एक्सपेंशन या लैग फेज, जहां पर रैपिड ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। देख रहे हैं आप, यहां पर बहुत ही हल्की हल्की ग्रोथ थी और उसके बाद ये तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा, यानी कि बहुत तेजी से इसकी ग्रोथ यहां पर हो रही है, यानी कि ये तेजी से ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि जहां पर भाई ग्रोथ कर रहा है तो डेथ भी हो रही है, क्योंकि अभी हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो ग्रोथ भी तेजी से करती हैं, उनकी डेथ भी तेजी से होती है। तो ये जो है तीसरा फेज आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। यहाँ पर जो ग्रोथ है वो स्टडी हो जाती है, यहाँ पर अब इसके ऊपर ग्रोथ नहीं जा रही है और ये स्टडी होने की कोशिश करती है, जहाँ पर सेल की ग्रोथ और सेल की डेथ, यानी नए सेल का बनना और पुरानी सेल का डेथ होना दोनों बराबर हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज। और एक समय फिर ऐसा आता है कि जहाँ पर डेथ जो होती है वो इंक्रीज होने लगती है, यानी ग्रोथ करने के लिए या जो भी आपने न्यूट्रिशन दिया था वो अब सब खत्म हो रहा है और ऐसे केस में अब जो है ग्रोथ जो है वो नीचे जाने लगती है। इसे हम लोग डेथ फेज के नाम से भी जानते हैं, जहां पर लिविंग सेल्स जो है वो डिक्रीज करने लगती हैं बहुत तेजी से। तो ये है क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। नेक्स्ट इज डिफाइन प्योर कल्चर एंड कल्चर मीडिया। तो देखिए प्योर कल्चर वो होता है जहां पर हम बहुत सारे ऐसे किसी भी सेल या किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की किसी एक सेल को ग्रो करते हैं जहां पे अदर स्पीसीज या अदर टाइप्स की सेल जो है वो नहीं होती। जैसे मान लीजिए हमको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई अगर ग्रो कराना है तो हम केवल और केवल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई की एक कॉलोनी बना रहे हैं, बाकी किसी और बैक्टीरिया या फंगस या वायरस वहां पे कुछ और नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर कल्चर बोलते हैं। प्योर कल्चर जो है वो किसी भी एक सिंगल सेल या सिंगल ऑर्गेनिज्म से जनरली ऑरिजिनेट किया जाता है और इसको जो है हम लोग एक क्या नाम है, सेल और उसके जेनेटिक क्लोन एक दूसरे के साथ मिलकर के बना सकते हैं और ये स्टडी करने में बड़ी मदद करता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई स्टडी करना चाहते हैं तो हमें प्योर कल्चर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए हम नाली के पानी से या जमीन से या किसी और जगह से अगर बैक्टीरिया के, अगर आपको चाहिए बैक्टीरिया कहाँ से आप लैब में लेके आओगे तो इन्हीं जगहों से आप लाते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स या डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज या डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स होते हैं। हम उसमें से किसी एक को आइसोलेट करके और उसका प्योर कल्चर बनाते हैं ताकि हमको स्टडी करने में मदद मिले। कल्चर मीडिया की बात करें तो जैसे अभी मैंने कहा कि जो हमारा बैक्टीरिया अगर उसको हमको स्टडी करना है, उसको हमको ग्रोथ करनी है, तो उसमें हमें न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं और उस न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम लोग कल्चर मीडिया के नाम से या ग्रोथ मीडिया के नाम से जानते हैं, जो कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सेमी सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ और उसके पॉपुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के जो है जो मीडियम बनाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, सेमी सॉलिड हो, उसमें हम न्यूट्रिशनल बोथ उसको देते हैं। उसमें हम अगार प्लेट्स का प्रयोग कर सकते हैं और टिपिकली जो है उसमें अगार वगैरह के अंदर न्यूट्रिशन जाने के लिए कम उसको जो हाइड्रोजन चाहिए, जो उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको जो कार्बन चाहिए, वो वहाँ पर उसको प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो आसान तरीके से वहाँ पर हो पाती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चर मीडिया। और इसी कल्चर मीडिया में हम प्योर कल्चर भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट सेलेक्टिव मीडिया एंड डिफरेंशियल मीडिया। मीडिया कई तरीके की होती है, जो पहली है हमारी सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया का मतलब यह है कि जहां पर हम एक डिजायर टाइप का बैक्टीरिया को केवल ग्रो कराना चाहते हैं या डिजायर टाइप के ऑर्गेनिज्म को अगर हमसे ग्रो कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल, जो उसको स्पेशल आवश्यकता पड़ती है, वो हम वहाँ उस मीडिया में प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो तो ग्रोथ करता है, बाकी जो और प्रकार के सेल्स हैं या और प्रकार के माइक्रोब्स हैं उनको हम लोग किल कर देते हैं, उनको हम लोग ग्रोथ होने नहीं देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे इसोइन मिथाइलिन ब्लू जो है वो कंटेन करती है ऐसी डाई जो कि टॉक्सिक होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए, लेकिन इसमें जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो आसानी से ग्रो कर सकता है। इस तरीके के क्योंकि एक ही प्रकार का हमने यहाँ पर ऑर्गेनिज्म ग्रो किया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव मीडिया। दूसरा हमारा डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया जो है वो बायोकेमिकल प्रॉपर्टी किसी एक टारगेट ऑर्गेनिज्म को एडवांटेज में लेकर के किया जाता है, जिसकी वजह से जो विजिबल चेंजेस हैं ग्रोथ ऑफ जो टारगेट ऑर्गेनिज्म की,
वो आसानी से हम लोग देख सकते हैं या उसको ग्रोथ करने में मदद कर सकते हैं। ये जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट बायोकेमिकल अवेलेबिलिटीज हैं उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ब्लड अगार प्लेट अगर हम लोग लेते हैं तो वो उन बैक्टीरिया के ग्रोथ को देख पाते हैं उसमें, या उसकी अवेलेबिलिटी का फायदा उठाते हैं जो कि हीमोलाइसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि डाइजेशन ऑफ द ब्लड सेल्स। जो डाइजेशन ऑफ द ब्लड सेल्स या हीमोलाइसिस जो बैक्टीरिया कॉज कर सकता है वो ही ब्लड एगार प्लेट में क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, और उसको हम आसानी से क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, आइसोलेशन करने में उसकी मदद हो जाएगी, हमारी मदद हो जाएगी बैक्टीरिया को आइसोलेट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ अगार इन कल्चर मीडिया। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगार जो है हम लोग यूज करते हैं कल्चर मीडिया बनाने के लिए या अपने जो मीडिया की प्लेट्स हैं उसको बनाने के लिए। तो अगार एक सब्सटेंस है जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, जो कि हमें सीवीड इत्यादि से एक्सट्रैक्ट हम लोग करते हैं। ये एक सॉलिड मीडियम बनाने के काम में आता है, यानी आपका जो भी मटेरियल है आपने लिया है उसमें अगर आप अगार मिला देते हैं तो ये एक सॉलिडिफाइंग एजेंट के तरीके से काम करता है। और हमारी जो प्लेट है, जैसे कि हमने ये प्लेट ली तो इसमें सब कुछ लिक्विड था, लेकिन अगार डालने की वजह से ये क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद सॉलिडिफाई हो जाता है, ये जम जाता है, जिसकी वजह से हम आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया की ग्रोथ इत्यादि जो हम करा रहे हैं वो हम आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। खास बात ये है, इसको इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टीज है, जब इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो मेल्ट हो जाता है, लेकिन रूम टेम्परेचर इत्यादि पे ये सॉलिडिफाइड रहता है और इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, यानी कि बैक्टीरिया के हमारी किसी भी स्टडी को खराब नहीं कर सकता। ये लैबोरेटरीज में बहुत जनरली कॉमनली यूज किया जाता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फंगस इत्यादि है उसके ग्रोथ में भी ये मदद करता है। और ये एक मीडियम के तरीके से काम करता है जहां पर बैक्टीरिया को अदर न्यूट्रिएंट्स जो हम देते हैं वो आसानी से उसको मिल जाता है, और ये बैक्टीरिया के द्वारा खुद नहीं खाया जाता, उसको बैक्टीरिया खा नहीं सकते, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसमें अपनी बैक्टीरिया की ग्रोथ इत्यादि को आसानी से रीड कर सकते हैं या उसके कल्चर इत्यादि को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट मैककॉके अगार मीडियम। मैककॉके अगार मीडियम जो है वो टी मैककॉके द्वारा जो है, अल्फ्रेड टी मैककॉके द्वारा 1861 से 1831 में ये बीच में इन्होंने ढूंढा था, ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने इस क्या नाम है, इस जो मीडियम था इसको हम लोग सेलेक्टिव और डिफरेंशिएटिव दोनों प्रकार में यूज कर सकते हैं, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल स्पीसीज के लिए जनरली यूज किया जाता है। ये जो है ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स को ड्यू टू ऑन द देयर अवेलेबिलिटी ऑफ लैक्टोज मैकेनिज्म, जैसे मैंने कहा था कि डिफरेंशिएटिंग जो अगार मीडियम होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म को पकड़ करके या बायोकेमिकल प्रोसेस को पकड़ के करते हैं। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म करने की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा हम इसमें अलग करते हैं। जो की कंपोनेंट्स हैं मैककॉके मीडियम की, उसमें क्रिस्टल वायलेट डाई होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, लैक्टोज होता है, और नेचुरल रेड पीएच इंडिकेटर जो है वो आपको देखने को मिलता है। क्रिस्टल वाले डाई जो है और जो बाई सॉल्ट्स हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को रोकने के लिए हम लोग इसमें डालते हैं, क्योंकि क्रिस्टल वायलेट डाई और बाइल सॉल्ट्स में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते, तो आपका जो कल्चर रहेगा वो प्योर रहेगा, क्योंकि उसमें जो है केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही ग्रोथ करेंगे। ये जो था वो क्या था, मैककॉके अगार मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन अबाउट द आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। तो प्योर कल्चर को आइसोलेट हम किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए हम सिलेक्टिव मीडिया का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम जो एक स्पेशल प्रकार का मीडिया लेंगे जिसमें कोई स्पेसिफिक केमिकल या फिजिकल एजेंट हम डालते हैं जो कि हमारे एक प्रकार का जिस बैक्टीरिया को या जिस ऑर्गेनिज्म को हम अलग करना चाहते हैं उस बैक्टीरिया के सिलेक्शन के हिसाब से उसको कौन सा फिजिकल एजेंट या केमिकल एजेंट चाहिए वो हम अपने कल्चर मीडियम में डालते हैं, जिसकी वजह से केवल उसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म का ही ग्रोथ होता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ नहीं हो पाता। यानी ये एक सेलेक्टिव कल्चर मीडिया है जो कि आइसोलेट करता है किसी पर्टिकुलर प्रकार के बैक्टीरियल स्पीसीज या फिर जीनस को, जिस एक जीन को हम या एक प्रकार के जो स्पीसीज के बैक्टीरिया को हम ग्रोथ उसके अंदर कर सकते हैं। जैसे भी हमने ब्लड वाला अगार मीडियम देखा था या मैककॉके का जो मीडियम देखा जिसमें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ही क्या कर पा रहे हैं, ग्रोथ पर कर पा रहे हैं। और इस तरीके के मीडियम में या इस प्रकार के कल्चर मीडियम में हम अनवांटेड जो माइक्रोबियल फ्लोरा होता है उसको ग्रोथ करने से रोक देते हैं, यानी कि ये इस प्रकार से हम आइसोलेट कर सकते हैं प्योर कल्चर को। Next question is enlist the type of light microscopy and the type of microscopes। तो जो लाइट माइक्रोस्कोपी है जिसमें लाइट की प्रेजेंस में या लाइट के सहायता से हम लोग माइक्रोस्कोप चलाते हैं, और
कोई भी छोटे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम स्ट्रक्चर इत्यादि की उसकी कर सकते हैं। तो इसमें जो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होती है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होती है, प्लस ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी होती है। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम लोग मोस्ट बेसिक और कॉमन टाइप ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को हम लोग देख पाते हैं। इसके अलावा फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी होती है, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी होती है। यहाँ नाम पूछा जा रहा है आपसे तो वही आपको बताना है। डिफरेंशियल इंटरफेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी होती है, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी होती है और पोलराइज माइक्रोस्कोपी होती है। अब इन्हीं के बेस पे कुछ माइक्रोस्कोप्स हैं जिनका नाम आप लिख सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स आर द सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्टीरियो माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। तो ये जो आपके लैब में कॉलेजेस में ये पाया जाता है और कुछ अच्छी लैब्स मिलेंगी वहाँ पे आपको ये बड़े वाले जो है माइक्रोस्कोप भी वो देखने को मिल जाते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। यहाँ पे नाम लिखना है आपको, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टेनिंग, इनलिस्ट द डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कलर करना है। यानी जब हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करना चाहते हैं किसी भी सेल को तो हम उसके डिफरेंट ऑर्गेनल्स को तभी पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं क्योंकि वो आर पार हो जा रही है, लाइट उसमें पड़ रही है, तो हम क्या करते हैं, कुछ कलरिंग करते हैं, उसी को हम लोग स्टेनिंग बोलते हैं। तो स्टेनिंग एक टेक्निक है जो कि कंट्रास्ट प्रोड्यूस करती है किसी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन में, ताकि हम उसको माइक्रोस्कोप पे देख सकें जब भी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसकी स्टडी करना चाहते हैं। जो स्ट्रेन्स या डाई होती हैं वो हम लोग जनरली यूज करते हैं जो कि हाईलाइट करती हैं जो भी स्पेसिमेन अवेलेबल है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, ताकि उनको हायर मैग्निफिकेशन में हम स्टडी कर सकें और जो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज हैं या डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो वेरियस टेक्निक्स की अगर बात करें तो सिंपली अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो टाइप्स ऑफ स्टेनिंग में जो सबसे पहला टाइप आता है स्टेनिंग का वो है सिंपल स्टेनिंग, जिसमें हम पॉजिटिव स्टेनिंग और निगेटिव स्टेनिंग करते हैं। यानी हम सिंपल किसी डाई का प्रयोग करते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं, अगर वो रिजल्ट दे रहा है यानी हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है तो हम पॉजिटिव स्टेनिंग बोल रहे हैं, निगेटिव दे रहा है तो निगेटिव स्टेनिंग बोलेंगे उसको। नेक्स्ट, अगर मतलब हम उसे देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग जहां पर होती है जहां पर हम किसी पर्टिकुलर प्रकार के माइक्रोस्कोप को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग जो है वो अलग कर सकते हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल्स है आपका ग्राम स्टेनिंग, जिसकी वजह से हम लोग दो तरीके के बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दूसरा है हमारा एसिड फास्ट स्टेनिंग, जिसमें हम लोग एसिड फास्ट बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग इस पर प्रश्न देंगे तो वहां पे मैं इसको डिटेल भी करूंगा। नेक्स्ट है हमारा एक स्पेशल टाइप स्टेनिंग, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर क्या नाम है ऑर्गेनेल को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनेल को स्टडी करने के लिए स्टेनिंग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हैं कैप्सूल स्टेनिंग है, फ्लैजेला स्टेनिंग है या फिर एंडोस्पोर स्टेनिंग है, etc. तो दिस इज द स्टेनिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एसिड फास्ट स्टेनिंग, मेंशन एनी टू रिएजेंट्स यूज्ड फॉर द एसिड फास्ट स्टेनिंग। अब एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या है वो आप लोग जानते हैं। तो अगर कोई जो ऑर्गेनिम्स हैं उनके पास लाइपोइड कैप्सूल्स होती हैं तो वो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि वो एसिड फास्ट स्टेनिंग के प्रति पॉजिटिव जो रिजल्ट वो शो करते हैं। इनके पास एक हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये वैक्सी होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और इन प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में नॉन एक्वस बेस स्टेनिंग सॉल्यूशंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि माइकोबैक्टीरियल जो सेल वॉल्स होती हैं उसमें माइकोलिक एसिड जो है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइकोलिक एसिड, जो कि एक फैटी एसिड है और ये जो है हमारे एसिड फास्टनेस के लिए कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो जो प्रिंसिपल है एसिड फास्ट स्टेनिंग का या जो सीमर का वो है कि जो माइकोलिक एसिड है वो जो सेल वॉल पाई जाती है एसिड फास्ट में वो रेंडर करता है, उसको रेसिस्ट करता है फॉर द डीकलराइजेशन ऑफ द एसिड एल्कोहल, यानी कि वो रेंडर करता है, रोकता है डीकलराइजेशन ऑफ द विथ एसिड एल्कोहल, जिसकी वजह से जो हम लोग प्राइमरी रिएजेंट यूज करेंगे उसका जो कलर है वहां पर रह जाता है और इसीलिए उसे हम लोग एसिड फास्ट स्टेनिंग के रूप में और उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म के रूप में जानते हैं। जो प्राइमरी रिएजेंट है एसिड फास्ट के लिए वो है कार्बन फ्यूसिन, और इसके बाद हम इसमें एक डीकलराइजेशन यूज करते हैं एसिड एल्कोहल, और उसके बाद जो काउंटर स्टेनिंग हम करते हैं वो मिथाइलिन ब्लू के साथ करते हैं। अब देखिए समझना क्या है कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके ऊपर हमने जो है कार्बन फ्यूसिनॉल डाला तो वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जब हम लोग एसिड अल्कोहल डालेंगे तो वो क्या करेगा, इस रेड कलर को मिटा देगा या गायब कर देगा। लेकिन जो माइकोलिक एसिड होता है वो क्या करता है, इस अल्कोहल को अंदर जाने से रोकता है, जिसकी वजह से रेड कलर बचा रह जाता है। अगर रेड कलर हट गया तो अगली बार जब हम लोग नेक्स्ट स्टेनिंग करते हैं मिथाइलिन ब्लू या मेलाचिड ग्रीन से तो इसका कलर हमको देखने को मिलेगा, रेड कलर हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो
अगर माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होगा तो रेड कलर रहेगा, अगर माइकोलिक एसिड नहीं प्रेजेंट होगा तो रेड कलर हमको नहीं मिलेगा। तो जो सेल है एसिड फास्ट तब कही जाएगी जबकि उसमें कार्बन फ्यूसिनॉल का जो रेड कलर है वो रह जाए, ठीक है। और इस तरीके की जो स्टेनिंग है वो हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि ट्यूबरकुलोसिस बीमारी में जनरली जो बैक्टीरिया है उसको पकड़ने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग जो है वो हम लोग करते हैं, जो कि ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट है और इसके टेस्टिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये एक एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इज राइट द स्टेनिंग प्रोसीजर फॉर द ग्राम स्टेनिंग। अब देखिए ग्राम स्टेनिंग भी आ गया, इसमें भी कई बार पूछा गया है। तो हमने कहा कि ग्राम स्टेनिंग जो है वो दो तरीके के बैक्टीरियाज को बांटने के लिए जनरली यूज किया जाता है और इसके पीछे भी एक ही कारण है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे, वो है उनके सेल वॉल में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स की वजह से। तो दो तरीके के लार्ज ग्रुप में हम उन्हें बांटते हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव, यानी कि जो ग्राम स्टेनिंग के प्रति पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है उसे हम लोग ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, जो नेगेटिव शो करता है उसे हम लोग ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। ग्राम स्टेनिंग का जो प्रोसीजर है बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे हम सबसे पहले एक प्राइमरी स्टेन जो कि क्रिस्टल वायलेट होता है वो हम वहाँ पे डालते हैं, उसके बाद एक मॉडरेंट डालते हैं जिसमें हम लोग ग्राम्स आयोडीन जनरली सोल्यूशन है उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक रैपिड डीकलराइजेशन विद करते हैं इथेनॉल एसीटोन या फिर इन दोनों के मिक्सचर के साथ, और उसके बाद फिर काउंटर स्टेनिंग करते हैं विद सैफरिन के साथ, और इसी प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। अब ये दोनों में ग्राम स्टेनिंग में क्या अंतर है दोनों बैक्टीरिया में वो आगे देखते हैं। तो पीछे वाली बात पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अभी हमें जो हम कह रहे थे कि क्रिस्टल वायलेट का हम प्रयोग करते हैं, तो जो दो तरीके के बैक्टीरिया हैं, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, इन बैक्टीरियाज के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकॉन की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में पेप्टोग्लाइकॉन की मात्रा जो होती है वो कम होती है। इसमें कम होती है, इस वाले में क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जब हम लोग क्रिस्टल वायलेट फर्स्ट स्टेप में डाल रहे हैं, जैसा कि हमने प्रोसीजर में पहले देखा था, तो इस पेप्टिडोग्लाइकॉन की थिक लेयर ग्राम पॉजिटिव में होने की वजह से ये क्या करता है कि जो पर्पल कलर है उसको ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद जब हम डीस्टेनिंग करते हैं या हम पिंक कलर यूज करते हैं लास्ट में, तो वो पिंक कलर जो है वो ये रिटेन नहीं करता, ये सिंपली क्या करता है, ब्लू कलर जो है या वायलेट कलर जो है उसी को रिटेन करके रखा है स्टार्टिंग में, जो कि क्रिस्टल वायलेट का है। जबकि जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये पर्पल कलर या जो ब्लू कलर है वो रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि ये क्या है, हमारा ग्राम पॉजिटिव है, और जो दूसरा वाला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम निगेटिव बोलते हैं। तो इन दोनों में मेनली अंतर किस चीज का है, पेप्टिडोग्लाइकॉन का है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकॉन जो है वो ज्यादा पाया जाता है, उसकी थिक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सोटॉक्सिन शो करते हैं, एक और एग्जाम्पल है, जब प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो इंडोटॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जबकि इन दोनों के सेल वॉल में जो लेयर है पेप्टिडोग्लाइकॉन की उसकी कमी या ज्यादा होने की वजह से ये हमें स्टेनिंग के प्रति पॉजिटिव या निगेटिव इफेक्ट जो है वो शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टरलाइजेशन, राइट एनी 4 नेम्स ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर द स्टरलाइजेशन प्रोसेस। स्टरलाइजेशन क्या है और कोई 4 इक्विपमेंट का नाम बताना है जिसके थ्रू हम स्टरलाइजेशन करते हैं। तो स्टरलाइजेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कि किसी भी प्रकार की लिविंग लाइफ जो भी सेल्स हैं या जो माइक्रोबियल लाइफ की जो सेल्स हैं जो कि वेजिटेटिव या स्पोर्ट्स फॉर्म में हो, उन सभी को एलिमिनेट करना यानी हटा देना 100%ली, या उनको डिस्ट्रक्ट कर देना, उनको खत्म कर देना, उनको किल कर देने का जो काम है करते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू, उसी प्रोसेस को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। यानी हम ये चाहते हैं कि हमारे किसी भी एरिया में, किसी प्रोडक्ट में या किसी जगह पे किसी भी प्रकार का लिविंग सेल्स अवेलेबल ना हो। अगर हम इस प्रक्रिया को कर रहे हैं तो उसी को हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं। ये जो है काफी सारे मेथड्स के द्वारा किया जा सकता है, जो कि फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, रेडिएशन मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया को करते हैं। सिंपली हम लोग घरों में भी बहुत सारी चीजें करते हैं। हम अपनी फर्श साफ करने के लिए फिनॉल का प्रयोग अगर कर रहे हैं, या हम किसी लाइजॉल या डिटॉल का प्रयोग कर रहे हैं अपने ऊपर, या किसी सरफेस को साफ करने के लिए हम अपने हाथों को साफ करने के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, सभी जो है स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत आ सकता है। अब जो स्टरलाइजेशन है ये काफी सारी चीजों के द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे हाई प्रेशर स्टीम के द्वारा जो कि ऑटोक्लेव में करते हैं, ड्राई हीट ओवन के द्वारा जो कि ओवन में करते हैं, हॉट एयर ओवन में, केमिकल स्टरलाइजेंट्स जो हम लोग यूज करते हैं जैसे ग्लूटाल्डिहाइड है या फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशंस के द्वारा, या फिर फिजिकल एजेंट्स जैसे कि रेडिएशन इत्यादि के द्वारा भी हम लोग स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। इक्विपमेंट्स की अगर बात करें तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटोक्लेव, जो कि स्टीम स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट है। दूसरा हमारा UHT स्टरलाइजर, जिसे हम लोग अल्ट्रा हाई टेम्परेचर स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट के रूप में रखते हैं।
हॉट एयर ओवेंस है जो कि स्टरलाइजेशन के लिए हम लोग लैब में यूज करते हैं, और मेम्ब्रेन फिल्टर अपरेटस है जैसे हेपा फिल्टर्स इत्यादि जो कि स्टरलाइजेशन प्रक्रिया के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डिफाइंड मैकेनिकल स्टरलाइजेशन विथ एग्जांपल। मैकेनिकल स्टरलाइजेशन जो है वो एक टेक्निक है जो कि स्टरलाइज करती है मटेरियल को एंड इक्विपमेंट्स को विद द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्सेस सच एज हीट, स्टीम, फिल्ट्रेशन, ईटीसी। अब इसमें फिल्ट्रेशन जो है वो बड़ा ही अच्छा है जो कि मैकेनिकल स्टरलाइजेशन का एक प्रक्रिया कर सकते हैं जहां पे हम डिफरेंट फिल्टर्स के थ्रू किसी भी चीज को पास करा करके, एयर है या किसी लिक्विड है, उसको पार करा करके उसमें जो बिगर पार्टिकल्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनको रोक देते हैं, और जो है वो सीविंग, एब्जॉर्प्शन और ट्रैपिंग के द्वारा जो है उनको हम लोग अलग करते हैं, और ये एक काफी अच्छा एग्जांपल है फॉर द मैकेनिकल स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड क्लासिफाई फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। फिजिकल मेथड में भी स्टीम हम यूज करते हैं, ड्राई हीट यूज करते हैं, बॉइलिंग वाटर, रेडिएशन, ईटीसी हम लोग यूज करते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन प्रोसेसेस। हीट स्टरलाइजेशन जो है वो क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला जो है वो हीट स्टरलाइजेशन है, जहां पर हम हीट के थ्रू, जब आप हाई टेम्परेचर पे किसी चीज को गर्म करते हैं तो अगर वहां पे कोई माइक्रोब्स है तो वो हीट रेसिस्टेंट नहीं होता, वो हीट की वजह से उसकी जो सेल है वो क्या हो जाती है, बर्स्ट कर जाती है और वो मर जाता है। अब उसमें दो मेथड्स हैं, एक तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है जो कि ऑटोक्लेव वगैरह के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है जैसे हम सन की रोशनी में भी रख के कर सकते हैं, हाइट किसी चीज को फ्लेम में ले जा करके हीट दे करके कर सकते हैं, या फिर जो है हम लोग हॉट एयर ओवन वगैरह में डाल करके उसको ड्राई हीट के थ्रू स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। इरिडेशन की बात करें तो इरिडेशन कॉज करते हैं, इरिडेशन कॉज करके या रेडिएशन डाल करके जो है स्टरलाइजेशन किया जाता है, जैसे कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन डालते हैं अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह के प्रेजेंस में, और आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सरे इत्यादि के प्रेजेंस में भी हम लोग बैक्टीरिया को या माइक्रोब्स को किल करते हैं और उनके स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में फॉलो अप लेते हैं। अगला जो साउंड वेव वाइब्रेशंस हैं वो भी हम लोग फिजिकल मेथड्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, जहां पर हम 20-40 किलो हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है उस पर साउंड्स को लेकर के और किल करने की कोशिश करते हैं स्टरलाइजेशन करने की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। देखिए दो शब्द है, फंगीसाइडल, फंगीस्टैटिक या वायरीसाइडल, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं, तो बस सिंपल सा इनका मतलब समझिएगा। बहुत बार ये पूछा है प्रश्न, अलग अलग जगहों पे मैंने देखा था, कहीं पर भी स्टैटिक वर्ड लगा हो यानी कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है उसको स्टेट कर देगा, उसकी ग्रोथ को क्या कर देगा, रोक देगा। और साइडल जो वर्ड है वो सीधे डेथ से होता है, डेथ, साइडल का मतलब होता है डेथ। तो अगर बैक्टीरियासाइडल है मतलब बैक्टीरिया को पूरी तरीके से जान से किल करने की बात की जा रही है, उसको डेथ करने की बात की जा रही है, और बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब हो गया कि उसकी ग्रोथ को स्टैटिक करना है, यानी जितनी ग्रोथ हो गई है उसको वहीं पर रोक देना है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब होता है कोई भी एजेंट जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या नाम है, रोकता है, उनको स्टेशनरी फेज में ले जाकर के रोक देता है। जबकि बैक्टीरियासाइडल का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी पूरी तरीके से बैक्टीरिया को किल करना, उसकी जान ले लेना। तो जो बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किल करती हैं बैक्टीरिया को, और बैक्टीरियोस्टैटिक जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो उनकी ग्रोथ या रिप्रोडक्शन को क्या कर देती हैं, रोकने का काम करती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में आप ये शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ये भी बहुत बार पूछा गया है। एंटीसेप्टिक जो है वो एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू, या एक कंपाउंड है या एक आप कह सकते हैं सब्सटेंस है, जो कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तरीके से हम लोग यूज करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी दोनों चीजें जो हैं वो बैक्टीरिया को मारने और उनको किल करने के काम में ही आती हैं, लेकिन एंटीसेप्टिक जो होती हैं वो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर पर यूज करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का जो एक्शन है माइक्रोब्स का उनको इनहिबिट किया सके। इनको हम लोग सिंपली केवल सरफेस पे यूज करते हैं, हम इनसे इंजेक्ट नहीं कर सकते। जैसे एंटीबायोटिक्स हम अंदर ले सकते हैं बॉडी के इंजेक्शन के थ्रू, लेकिन एंटीसेप्टिक्स को हम सरफेस पे यूज करते हैं, कभी भी अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट नहीं करते हैं, और ये सरफेस ऑफ स्किन पर यूज की जाती है ताकि जो है हीलिंग जो है लिविंग टिश्यूज की वो आसानी से हो सके अगर कोई घाव या कट जो है वो लगा हो। एग्जाम्पल की बात करें तो हम सभी लोग यूज करते हैं पोविडोन, आयोडीन, बीटाडीन जो आप यूज करते हैं उसमें पाया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट है, H2O2 है, इस तरीके की चीजें जो है वो हम एंटीसेप्टिक के तरीके से यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट जो है ये भी जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तरीके से यूज किया जा सकता है और बैक्टीरिया को किल करने के काम में आता है। एंटीसेप्टिक से ज्यादा मतलब पोटेंट होता है। हम इसको अपनी सेल या लिविंग सेल्स के ऊपर नहीं यूज कर सकते, अपने सरफेस पे नहीं यूज कर सकते, बिकॉज ये पोटेंट ज्यादा होता है तो ये हमारी सेल्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है, टॉक्सिसिटी मतलब इसकी ज्यादा है। और ये जनरली कहाँ यूज करते हैं हम लोग, जो नॉन लिविंग सर्फेसेज हैं या जो किसी सामान की जो सरफेस है वहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फर्श साफ करनी है, दीवार साफ करना है, किसी इक्विपमेंट को साफ करना है,
तब हम लोग डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। एग्जाम्पल में आप फिनॉल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्लोरीनेटेड लाइम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो डिटॉल हम यूज करते हैं सर फर्श इत्यादि साफ करने के लिए, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइजॉल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सभी क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट होते हैं। सोप इत्यादि डिटर्जेंट जो होता है उसकी भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल में डिसइंफेक्टेंट में उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पॉस्चराइजेशन। हमने कहा था लुईस पास्चर साहब के नाम पर पॉस्चराइजेशन प्रक्रिया आई थी क्योंकि उन्होंने इसकी खोज की थी। ये किसी भी जो बेवरेजेस हैं जैसे कि मिल्क है, वाइन है, उसको लंबे समय तक उसको स्टरलाइजेशन करने के लिए, उसको क्या नाम है बचा के रखने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए, उसके कंजम्पशन और उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए प्रक्रिया की जाती है। ये एक तरीके का पार्शियल स्टरलाइजेशन प्रक्रिया है जहां पर हम लोग हीट के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं और जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं किसी भी प्रकार के फूड और बेवरेजेस में। अगर मिल्क का एग्जांपल ले तो जो पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क होता है वो बहुत अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन जनरली यहाँ पर 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए उसको गर्म करके और फिर तेजी से ठंडा करके स्टोर कर लेते हैं, या फिर उसको और हाई टेम्परेचर पर जैसे 72 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करते हैं 15 सेकंड्स के लिए, गर्म करने के बाद उसको 15 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं और उसके बाद तेजी से उसको ठंडा कर देते हैं। तो दिस प्रक्रिया इज नोन एज पॉस्चराइजेशन। इससे स्पोर्स जो होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बैक्टीरिया जो है वो इनएक्टिव हो जाता है और आपका जो प्रोडक्ट है जैसे मिल्क इत्यादि वो लंबे समय तक स्टोर आप कर सकते हैं, स्टरलाइजेशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय MIC एंड एंटीबायोटिक। MIC दैट इज मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। ये हम किसी एंटीबायोटिक की जब स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको पकड़ने के लिए उसकी कितने कंसंट्रेशन पर वो एक्टिव है या पोटेंट है तो उसे हम लोग MIC के नाम से जानते हैं। ये किसी भी एंटी माइक्रोबियल या किसी भी एंटीबायोटिक या किसी भी चीज का, किसी भी क्या नाम है कंपाउंड का, हम लोग विजिबल जो ग्रोथ हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को, उसको एक रात छोड़ने के बाद 24 घंटे के इंक्यूबेशन के बाद हम देखते हैं कि वो कितना उसको रोक रहा है, कितना इफेक्टिव है, और इसी को यानी किस कंसंट्रेशन पे वो इफेक्टिव है उसी को हम क्या बोलते हैं? मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। एंटीबायोटिक जो टर्म है उसका मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, अगर उसका सीधा मतलब निकाला जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ के अगेंस्ट है, ये सिंपल माइक्रोब्स के क्या नाम है लिए कहा जाता है कि माइक्रोब्स को पूरी तरीके से किल सके। तो एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज की जाती हैं टू फाइट द इन्फेक्शन इन द पीपुल्स एंड द एनिमल्स। जैसे कि एग्जांपल में आप पेनिसिलिन ले सकते हैं, सिफेलोस्पोरिन लेते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले सकते हैं, ETC। एंटीबायोटिक कई बार एक ऐसा टर्म भी है जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं ऐसी चीजों के लिए जो कि किसी माइक्रोब से सिक्रीट होती है और किसी क्या नाम है दूसरे माइक्रोब को मारने के काम में आती है। जैसे पेनिसिलिन ही अगर आप देखें तो ये एक फंगस के द्वारा जनरली सिक्रीट किया जाता है और बैक्टीरिया को मारने के काम में आता है। तो इस तरीके से भी आप इसका जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द टाइप ऑफ मीडिया यूज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ फंगी। फंगी को कल्टीवेट करने के लिए या उसकी ग्रोथ को स्टडी करने के लिए या उसकी ग्रोथ कराने के लिए हम डिफरेंट टाइप के जो है कल्चर मीडिया जो है वो यूज करते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा केमिकल डिफाइंड मीडिया, सॉरी तीन तरीके का होता है, इसको बोलता है केमिकली डिफाइंड मीडिया, दूसरा केमिकली नो डिफाइंड मीडिया और तीसरा नेचुरल मीडिया। तो इसमें हम लोग जो है जो इसका जो कंपोजिशन होता है वो नोन होता है, जिसमें हम लोग मेटल सॉल्ट्स इत्यादि का प्रयोग करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के साथ, और इसमें जो है वो सेम प्रिसीजन के साथ जो है हम लोग प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि चेस्पेक्स अगार जो है वो इसका एक अच्छा एग्जांपल है। दूसरा होता है जो नो डिफाइंड मीडिया होता है, इसमें हम स्पेसिफिक कंपोजिशन नहीं जानते हैं, बस बना देते हैं सब चीज़ मिक्स करके। जैसे कि पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगार जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है फंगस को ग्रोथ करने के लिए। अब उसमें कई बार जो है पोटैटो जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं स्टार्च का वो कई बार कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे और भी एग्जांपल्स हैं इसके, कॉर्न मील अगार है या माल्ट एक्सट्रैक्ट अगार है, ये सब केमिकली नो डिफाइंड मीडिया के अंतर्गत आते हैं। नेचुरल मीडिया की बात करें तो उसमें केवल नेचुरल मीडिया मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई भी एडिशंस हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एक्सट्रैक्ट ऑफ द रूट ऑफ पोटैटोज या कैरोट जो कि हम लोग फंगस इत्यादि को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर प्रिपेयर फ्रॉम द व्हीट और बार्ली और द कॉर्न, ये जो है नेचुरल मीडिया के अंतर्गत आता है। दूसरा अकॉर्डिंग टू द पर्पस कि किस काम के लिए आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए भी हम लोग मीडिया डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर जनरल पर्पस मीडिया की बात करें तो ये हम लोगों को जो है ग्रोथ डिफरेंट ऑफ टाइप्स ऑफ फंगी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं वाटर अगार है, पोटैटो डेक्स्ट्रस अगार है, कैरेट अगार है, माल्ट एक्सट्रैक्ट अगार है, चेपेक्स अगार है या फिर कॉर्नमील अगार। ये क्लासिफिकेशन दो अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। अगला है सेलेक्टिव मीडिया, जहाँ पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रकार के फंगी को ग्रोथ करने के लिए और दूसरे प्रकार के
जो फंगीज हैं अनवांटेड प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। तो इसमें जो है हम लोग कुछ एंटीबायोटिक्स इत्यादि हम लोग यूज़ कर लेते हैं ताकि दूसरे तरीके के बैक्टीरिया जो है वो या फंगस जो है वो ग्रो ना करे। और इसका पीएच वैल्यू भी हम कई बार मॉडिफाई करते हैं, सॉल्ट वगैरह ऐड कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे सेलेक्टिव फ्यूरेसियम अगार है या फिर फाइटोफ्लोरा सिलेक्टिव मीडियम है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन ब्रीफ अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग। स्टेरिलिटी टेस्टिंग जो है वो हम लोग जनरली क्या नाम है परफॉर्म करते हैं ये चेक करने के लिए कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है या जो भी हमारा क्या नाम है एरिया है वहाँ किसी तरीके का कोई भी जो है कंटामिनेशन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। तो इसका जो सिंपल फैक्ट है कि हम जो भी माइक्रोब्स हैं उनको हम लोग या उस पर्टिकुलर एरिया को हम इनक्यूबेशन करते हैं और फिर वहाँ पे देखते हैं एक क्लियर मीडियम के थ्रू, एक साफ मीडियम के थ्रू एक मीडियम भर दिया। मान लीजिए आपको चेक करना है किसी मशीन के अंदर कोई बैक्टीरिया तो ग्रो नहीं कर रहा, तो वहाँ पे मीडियम डाल के उसको छोड़ देते हैं 24-48 घंटे के लिए और फिर उसका कल्चर चेक करते हैं कि क्या उसमें कोई ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इस मीडियम में हम जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर रखते हैं, उसका पीएच, न्यूट्रिशन, वाटर सब कुछ ऑप्टिमम रखते हैं ताकि बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सके। अगर बैक्टीरिया वहाँ पर होगा कोई टर्बिडिटी चेंज में या आपको पता चल पा रहा है कि बैक्टीरिया वहाँ पर है डायरेक्ट इनक्यूलेशन के बाद, तो आप जान जाएंगे कि वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ पहले से थी तभी बैक्टीरिया वहाँ आया। क्या करना है देखो सिंपल समझो कि किसी एरिया में पूरा बढ़िया सफाई कर दीजिए, पहले सब साफ कर दीजिए, बढ़िया से साफ कर लीजिए, जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के हिसाब से। अब देखना है हमको कि वहां पे कोई ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पहले से है या नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे, वहां पे मीडिया भर देंगे, उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हम देंगे। अगर वहां बैक्टीरिया होगा, क्योंकि बैक्टीरिया बाहर से तो आएगा नहीं, अगर वहां होगा तो उसकी ग्रोथ आपको विजुअली पता चल जाएगी और इसी को हम लोग स्टेरिलिटी टेस्टिंग के रूप में जानते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, एक डायरेक्ट इनोकुलेशन जो भी मैंने आपको बताया, उसमें हम इनोकुलेशन करने के बाद मीडिया भरने के बाद 14 दिन के लिए उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन है या नहीं। और दूसरा होता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, इसमें एक स्टेराइल इनक्लोज यूनिट जो है वो हम लोग डालते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टेस्ट सैंपल को, और 2 मेम्ब्रेन फिल्टर्स के थ्रू उसको गुजार करके जो सैंपल्स रहता है उसको फिर 14 दिन के लिए हम लोग इंक्यूबेट कर देते हैं। और उसके बाद एरोबिक और नॉन एरोबिक जो या एरोबिक एनारोबिक जो माइक्रोब्स होते हैं उन दोनों की ग्रोथ को हम लोग फिर वहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। और इस तरीके से अगर ग्रोथ नहीं मिल रही है, इसका मतलब कि जो हमारा जो एरिया है, जो प्रोडक्ट है, वो सारा क्या है, स्टरलाइज है। अगर ग्रोथ मिल रही है यानी कि वो स्टेरिलिटी टेस्टिंग में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड मोल्ड। ये शब्द दो काफी बार यूज किए जाते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। तो जो ईस्ट होते हैं वो बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उसमें एक थ्रेड लाइक अपीयरेंस जो है वो हमें देखने को मिलती है। जनरली ये वाइट या कलरलेस होते हैं और इसमें किसी प्रकार का ट्रू हाइफी हमको देखने को नहीं मिलता। इसमें फॉल्स हाइफी जो है वो या सूडो हाइफी जो है वो हमें देखने को मिलती है। और ये एसेक्सुअली तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, 1 से 2 या 2 से 4 होते हैं। और जो मोल्ड्स होते हैं वो जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं, उसमें राउंड शेप का हमको देखने को मिलता है, वेरियस कलर्स में हो सकते हैं, यानी सिंपल वाइट नहीं, कई सारे कलर्स में हो सकते हैं। ये सेक्सुअल या एसेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके एग्जांपल की अगर बात करें जैसे कि साइकोमास सेरिवेसिन जो है, जिसको हम लोग बेकिंग ईस्ट बोलते हैं, जो कि बेकिंग के लिए यूज किया जाता है ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, या फिर सेप्टोकोकस नियोफॉर्मेनास है, जो कि ये एग्जांपल्स हैं ईस्ट के। जबकि मोल्ड के एग्जांपल्स हैं मुकर है, पेनिसिलियम है, राइजोपस है, एस्परजिलस है। ये सब मोल्ड के एग्जांपल हैं जो आपने छोटी क्लासेस में हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, देखा भी होगा इनको, इनके पिक्चर्स वगैरह को अपने बुक्स में। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द यूज ऑफ बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स। अब हमने कहा था कि हमको बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी मतलब स्टेरिलिटी टेस्टिंग करनी है, तो वो टेस्टिंग करने के लिए कई बार हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स का या स्पोर टेस्ट का प्रयोग करते हैं, जो कि स्टरलाइजेशन प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए जनरली किया जाता है। और इस स्टरलाइजेशन प्रोसेस को डायरेक्टली मॉनिटर या एसेस करने के लिए हम लोग जो हाईली रेसिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको क्लीनिंग करके, डायरेक्टली क्लीनिंग करके पता करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि बैसिलस स्पीसीज ले सकते हैं, जियो बैसिलस स्पीसीज ETC ले सकते हैं। अब बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स का अगर आपको एग्जांपल लेना है तो यहाँ पर हम लोग जैसे रूटीन मॉनिटरिंग के लिए जनरली यूज करते हैं, क्वालिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, लोड मॉनिटरिंग के लिए यूज कर सकते हैं किसी भी एक स्टीम स्टेलाइजेशन के अंदर। यानी जो स्टीम स्टेलाइजर है हमारा, उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रोथ तो नहीं कर रही है, अपना काम वो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको चेक करने के लिए हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके थ्रू हम ऑटोक्लेव जो साइकिल है उसको पता करने के लिए उसकी जो
लेवल ऑफ माइक्रोबियल इनएक्टिवेशन है उसको पता करने के लिए हम बायोलॉजिकल स्टेबिलिटी इंडिकेटर का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायो इंडिकेटर्स फॉर द थर्मल स्टरलाइजेशन। बायोलॉजिकल इंडिकेटर जैसा भी मैंने कहा कि ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन फॉर द नेसेसरी कंडीशन जिसमें किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए या स्पेसिफाइड नंबर ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करने के लिए एक किसी भी स्टरलाइजेशन प्रोसेस में, जैसे कि अभी आपसे मैंने बात की ऑटोक्लेव के लिए, अभी हम बात कर रहे हैं थर्मल स्टरलाइजेशन के लिए। तो जो इंडोस्पोर्स हैं, जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी जो है बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के रूप में यहाँ पर यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं स्पोरोजीनस का, बी सबटाइलिस का, बी एट्रोफेगस इटीसी, जो कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के रूप में यूज किए जाते हैं फॉर द थर्मल स्टरलाइजेशन। जो स्पोर्स फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जनरली यहाँ पर प्रेफर इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इनका जो थर्मल रेसिस्टेंस होता है वो लोअर होता है और इनका प्रयोग हम यहाँ पर थर्मल स्टरलाइजेशन को चेक करने के लिए इनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, इसमें इनका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेट द मीडिया सुटेबिलिटी टेस्ट एंड ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। ये दो तरीके के टेस्ट हैं जो जनरली हम लोग स्टरलिटी टेस्टिंग में करते हैं। तो पहला जो है वो हमारा मीडिया सुटेबिलिटी टेस्ट। तो मीडिया सुटेबिलिटी टेस्ट जो होता है वो, ये दोनों ही टेस्ट जो है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरीज में, इंश्योर करने के लिए कि जो कल्चर मीडिया हम यूज कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करने के लिए वो हाई क्वालिटी का हो और सपोर्ट करता हो माइक्रोबियल ग्रोथ को। तो जो मीडिया सुटेबिलिटी टेस्ट है उसमें हम लोग कल्चर मीडिया जो अगार है उसको टेस्ट करते हैं, उसको इनोकुलेट करते हैं मीडिया को एक माइक्रोबियल स्पीसीज के साथ। उसके बाद जो हमारी इनक्यूबेशन की हुई प्लेट्स हैं उनको अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे ऑर्गेनिज्म को जैसा चाहिए, जिस ऑर्गेनिजम्स के लिए जिस तरीके का टेम्परेचर चाहिए वो हम वहाँ पे मेंटेन करते हैं और उसके बाद फिर ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं इंक्यूबेशन के समय के बाद 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे बाद, और जानने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिज्म है उसकी कितनी ग्रोथ हो रही है। अगर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अच्छी हो रही है इसका मतलब मीडिया जो है वो सुटेबल है उसमें यूज करने के लिए, उस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ कराने के लिए। अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही अच्छे से इसका मतलब कि मीडिया जो है वो हमारा सुटेबल नहीं है, यानी कि कोई दूसरा मीडिया हमको बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट की बात करें तो जो भी मीडिया है उसमें हम लोग जिसको टेस्ट कर रहे हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट या जो स्पेसिफिक स्ट्रेन है उसको वहाँ पर डालते हैं एक नोन क्वांटिटी में। उसके बाद उस कल्चर प्लेट को भी इनक्यूबेट करते हैं और जो अपीयरेंस है कॉलोनीज को उसको चेक करते हैं। जो भी कॉलोनीज जो है वहाँ पर बनी उसको हम लोग काउंट करते हैं और जो डिजायर्ड पॉपुलेशन ऑफ इनक्यूबेशन होना चाहिए एक पर्टिकुलर समय में, जैसे हमने कहा कि 48 घंटे में इतनी कॉलोनीज बननी चाहिए, तो अगर वो कॉलोनीज जो है वो बन रही हैं नोन अमाउंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कि उस मीडिया में ग्रोथ किया जा रहा है, इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पर 100 कॉलोनीज या मतलब इतने एरिया में कॉलोनी बननी चाहिए, अगर वो बन रही है मतलब उतना ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रहा है तो इसका मतलब कि वो ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट में पास हो रहा है। और अगर वो नहीं हो रहा है, जितना डिजायर कॉलोनीज बननी चाहिए थोड़ी कम बनी या बहुत ही कम बन रही है, इसका मतलब कि ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट में हमारा जो मीडियम है वो फेल हो रहा है। हमको ये क्यों जानना है, ये दोनों टेस्ट हमको क्यों करने हैं? हमको इसलिए करने हैं ताकि हम अपने मीडिया को हायर क्वालिटी का बना सकें और हमारी जो स्टडी हमको आगे करनी है उसको करने में मीडिया हमारे लिए सहायक हो। अगर मीडिया सही नहीं होगा, ग्रोथ सही से बैक्टीरिया की नहीं होगी, तो हम कभी भी डिजायर जो हमको आंसर चाहिए, जैसे हम एंटीबायोटिक की कोई टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम सही से उसको नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एसेप्टिक एरिया। बड़ा ही सिंपल सा एक टर्म है एसेप्टिक एरिया, जहां पर एक ऐसा एरिया हम लोग डिजाइन करते हैं जहां पर हम श्योरिटी करते हैं कि पूरी तरीके से स्टरलाइज्ड एरिया है वो और किसी तरीके का कोई भी ग्रोथ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वहां पर नहीं हो रही है। ये एक स्पेशली डिजाइन एरिया है और इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक इंटेंशन के साथ कि ये सभी तरीके के माइक्रोबियल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करेगा और उसी एरिया पे हम पर्टिकुलरली किसी तरीके की माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी है वो करते हैं या अपना जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको हम बनाना चाहते हैं तो हम इसी एरिया में बनाते हैं ताकि वहां पर कोई भी ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ना हो और हमारा जो प्रोडक्ट हो वो सही से बने। समटाइम्स जो एसेप्टिक शब्द है वो यूज किया जाता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनवायरनमेंट के लिए, जैसे कि क्लीन रूम्स इत्यादि के लिए, और ये जो भी जर्म या जो भी माइक्रोब्स हैं उससे फ्री स्टेट के लिए भी आफ्टर डिस्टरलाइजेशन हम एसेप्टिक शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो एरिया इस तरीके का होगा जहाँ पे कोई भी ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स नहीं हो सकती, जहाँ पे हम ऐसा काम कर सकते हैं कि हमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेप्टिक एरिया बोलते हैं। आपके यहाँ लैब में भी माइक्रोबायोलॉजी अगर लैब होगी तो वहाँ पे एसेप्टिक एरिया जो है वो बनाया गया होगा जिसके अंदर आप लोग टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनुमरेट द सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन इन द एसेप्टिक एरिया। अब एसेप्टिक एरिया हमने कहा वहां पे कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, वहां पे कोई माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वहां ग्रोथ हो रही है, वहां माइक्रोब्स पहुंच रहा है, तो किसकी वजह से पहुंचेगा, कौन कौन से इसके सोर्सेज हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज है जहां से कंटामिनेशन एसेप्टिक एरिया में हो सकता है। हमारे थ्रू जा सकता है, जो व्यक्ति काम करने जा रहा है उसने अगर अपने ऊपर साफ सफाई नहीं ध्यान रखी या उसने कपड़े वगैरह नहीं चेंज करके वहां गया, तो उसके थ्रू माइक्रो पहुंच जाएगा। जो बिल्डिंग, जो फैसिलिटीज आप यूज कर रहे हैं, वो अगर वो सही तरीके से कंस्ट्रक्टेड नहीं है, तो वहां से बैक्टीरिया जो है वो आ सकता है। जो भी इक्विपमेंट और यूटेंसिल्स हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो ग्लासवेयर वगैरह हम यूज कर रहे हैं, क्या उसमें वहां से बैक्टीरिया जो है वो साफ है कि नहीं। अगर वो नहीं साफ होगा तो वहां से जो है आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा, वो स्टरलाइज नहीं अगर हम यूज करेंगे। जो रॉ मटेरियल हम लेकर के आते हैं एरिया में काम करने के लिए, उससे माइक्रोब्स आ सकता है। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है अगर वो सही नहीं है, तो वहां से जो है कंटामिनेशन ऑफ द माइक्रोब्स हो सकता है। जो हीटिंग है, वेंटिलेशन है, जो एयर कंडीशनिंग हम लोग वहाँ पे सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इनमें भी अगर डिफिकल्टीज है, जो सही नहीं है ये, तो वहाँ से भी आ सकता है। और यूटिलिटीज़ जो हम यूज़ करते हैं वहाँ से भी जो है वो माइक्रोब्स जो है वो कंटामिनेशन कर सकते हैं एसेप्टिक एरिया का। तो यहाँ नाम पूछ रहा है, ये सभी नाम यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट इज डिफाइन फिनॉल कॉफिशिएंट टेस्ट। फिनॉल जो है वो एक काफ़ी अच्छा, एक आप कह सकते हो डिसइंफेक्टेंट है, और इसीलिए अगर हम किसी भी डिसइंफेक्टेंट की क्वालिटी चेक करना चाहते हैं तो उसका कंपैरिजन करते हैं फिनॉल के साथ, और इसी को बोलते हैं हम लोग फिनॉल कॉफिशिएंट टेस्ट। और ये फिनॉल जो है वो एक स्टैंडर्ड के तरीके से यूज़ किया जाता है टू बिकॉज ये जो है जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सिंपल किसी भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट की पोटेंसी को चेक करने के लिए हम लोग उसे फिनॉल के साथ कंपेयर करते हैं, और इसी को हम लोग फिनॉल कॉफिशिएंट टेस्ट के रूप में जानते हैं। इसको हम लोग सिंपल ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द डिग्री ऑफ डाइल्यूशन ऑफ द टेस्ट डिसइंफेक्टेंट बाय द डिग्री ऑफ डाइल्यूशन ऑफ द फिनॉल इन अ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम। एक स्पैन ऑफ टाइम में जो आपका जो टेस्ट करने वाला या जो आपका सैंपल जो डिसइंफेक्टेंट है उसका कितना डिग्री ऑफ डाइल्यूशन वो यूज कर रहे हो आप, और उसकी कंपैरिजन हम किसके साथ करते हैं, फिनॉल के साथ, कि कितने समय में, एक ही पर्टिकुलर समय जैसे 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, वो कितनी देर में दोनों में से कौन जो है वो ज़्यादा बैक्टीरिया को किल कर रहा है, और उसी का हम लोग क्या करते हैं, एक रेशियो निकालते हैं जिसे हम फिनॉल कॉफिशिएंट टेस्ट के रूप में जानते हैं। अगर ये जो नंबर आ रहा है वो 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो हम जान जाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डाइल्यूशन के लिए, तो हम जान जाते हैं जो हमारा टेस्ट डिसइंफेक्टेंट है वो मोर पावरफुल है, वो अच्छे तरीके से बैक्टीरिया को किल कर रहा है। अगर 1 से कम आता है तो हम कहते हैं कि वो फिनॉल से अच्छा नहीं है, यानी कि वो बेहतर डिसइंफेक्टेंट नहीं बन सकता है। अब इसको परफॉर्म करने के लिए दो मेथड होते हैं। फिनॉल कॉफिशिएंट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक तो चिक मार्टिन टेस्ट होता है, दूसरा रेडियल वॉकर टेस्ट होता है। ये दोनों टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा यही है, एक्सप्लेन द चिक मार्टिन टेस्ट एंड रेडियल वॉकर टेस्ट। तो रेडियल वॉकर टेस्ट सबसे पहले टेस्ट में से एक है, जो कि फिनॉल को डिसइंफेक्टेंट के रूप में या डिसइंफेक्टेंट के क्वालिटी को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो हम ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं वो सल्मोनेला टाइफी को यूज़ करते हैं, और उसका सस्पेंशन लेकर के यहाँ पे यूज़ करते हैं। टेम्परेचर हम 20 डिग्री रखते हैं, और जो भी सब कल्चर्स हम बनाते हैं, जो हमारा टेस्ट है, जो फिनॉल है, उसको हम 2.5, 5, 7.5 और 10 मिनट के लिए दोनों को छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो है जो इंक्यूबेशन हम करते हैं प्लेट्स का, वो 48 से 72 घंटे के लिए करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर, और उसके बाद ग्रोथ जो है ऑब्जर्व करते हैं कि कितना माइक्रोब्स का ग्रोथ हुआ। कैलकुलेशन करने के लिए फिनॉल या RW जो कॉफिशिएंट है, जिसे हम लोग रेडियल वॉकर कॉफिशिएंट के रूप में जानते हैं, वो है डाइल्यूशन ऑफ द टेस्ट डिसइंफेक्टेंट ऑब्लिक डाइल्यूशन ऑफ द फिनॉल, यानी उससे डिवाइड करते हैं। और जो वैल्यू है वो अगर 1 से ज़्यादा आ रही है मतलब कि ठीक है डिसइंफेक्टेंट, कम आ रही है मतलब ठीक नहीं है। डिसएडवांटेज की बात करें रेडियल वॉकर टेस्ट की, तो यहाँ पर अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट क्योंकि नहीं होता है, इसीलिए ये सीधे ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंट होने पर जो डिसइंफेक्टेंट है वो किस तरीके से काम करेगा ये नहीं बता पाता। इसीलिए फिर एक नया मेथड आया जिसे हम लोग चिक मार्टिन टेस्ट के रूप में जानते हैं, जहां पर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऐड करते हैं। इसमें जो हमारा सेम मेथड होता है, सेम मतलब तरीके से परफॉर्म किया जाता है जैसे कि रेडियल वाटर मेथड हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें हम लोग ईस्ट सस्पेंशन यूज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के लिए, या फिर जो ह्यूमन फीसेस है, जो ह्यूमन का वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका 3% ड्राइड फॉर्म में उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ताकि ऑर्गेनिक मैटर का जो प्रेजेंस है उस पर टेस्ट क्या है हमारे क्या नाम है डिसइंफेक्टेंट का, वो भी हम पता कर सकें। इसके बाद इस सब कल्चर को फिक्स करते हैं सर्टेन टाइम के लिए 30 मिनट्स के लिए, और फिर एफिकेसी जो है वो चेक करते हैं। यहाँ पर हम सल्मोनेला टाइफी और S ऑरियस दोनों के लिए एफिकेसी को टेस्ट करते हैं। चिक मार्टिन जो हमारा फिनॉल कॉफिशिएंट है वो कैलकुलेट किया जाता है बाय द कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉल बाय द मीन्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द
टेस्ट डिसइंफेक्टेंट और सिमिलर टेस्टिंग जैसे ऊपर किया है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। और उसके बाद जो ग्रोथ जो है या एब्सेंस ऑफ जो ग्रोथ है माइक्रोब्स की, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और फिर उनका कंपैरिजन करते हैं फिनॉल के साथ और अपने रिजल्ट पे आते हैं। तो ये दो मेथड है जो कि फिनॉल कॉफिशिएंट टेस्ट को फिनॉल कॉफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। कई बार डिसएडवांटेज पूछता है आपका रेडियल वॉकर का, तो वो है कि उसमें हम लोग ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूड नहीं किए रहते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन माइक्रोबियल एसे विथ 2 एग्जांपल्स। किसी भी पर्टिकुलर क्या नाम है चीज में या हम लोग किसी भी पर्टिकुलर क्या नाम है कंपाउंड या सब्सटेंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इम्पैक्ट को चेक करने के लिए बायो एसे जो है वो डिजाइन करते हैं और इसी को हम लोग माइक्रोबियल एसे के रूप में जानते हैं। ये हमें बताने की कोशिश करता है कि जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं उनकी इफिकेसी कैसी है या किस कंसंट्रेशन पर वो क्या नाम है अपने पोटेंसी जो है वो शो करेंगे, ये पता करने के लिए हम लोग माइक्रोबियल एसे करते हैं। साथ ही साथ ये एंटीबायोटिक जो हमारा अप्रोप्रिएट है फॉर द पेशेंट रिकवरी, यानी पेशेंट किस प्रकार से एंटीबायोटिक के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको चेक करने के लिए भी हम लोग माइक्रोबियल एसे का प्रयोग कर सकते हैं। माइक्रोबियल एसे जो होते हैं वो टेक्निक होती है किसी भी एक कंपाउंड की पोटेंसी या उसके कंसंट्रेशन को, जो उसका जो पोटेंट कंसंट्रेशन है उसको जानने के लिए, और ये माइक्रोब्स को किसी भी कंपाउंड के साथ एक्सपोज करके हम लोग पता कर पाते हैं। जो MIC वगैरह भी हम लोग देख रहे थे वो यही बताने के लिए होता है कि माइक्रोबियल एसे हम लोग कितना पोटेंट है, उसी के रूप में करेंगे। आगे हम लोग इसके कुछ और एग्जांपल्स भी लेंगे। अगर एग्जांपल्स की बात करें कि माइक्रोबियल एसे कहाँ काम करते हैं, तो विटामिन का एसे करने के लिए माइक्रोबियल एसे का प्रयोग कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स का एसे करने के लिए माइक्रोबियल एसे का प्रयोग एंटीबायोटिक्स के साथ भी करते हैं, उनकी पोटेंसी इत्यादि को जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल फॉर द माइक्रोबियल एसे ऑफ विटामिन। तो जो माइक्रोबियल एसे है वो जनरली हम लोग बी विटामिन के लिए जो है परफॉर्म करते हैं। ये किसी भी जो स्पीसीज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसका रेट ऑफ ग्रोथ को पता करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर विटामिन के प्रेजेंस में उसकी ग्रोथ का क्या असर पड़ता है, उस ग्रोथ पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। और ये पता करने के लिए हम लोग कई बार फूड स्टफ प्रिपरेशन इत्यादि जो है उसमें भी विटामिन के अमाउंट को, अननोन मात्रा में अमाउंट जो विटामिन है उसके द्वारा भी ऐसे को कर सकते हैं। ये जो रिस्पॉन्स मिलता है हमको अननोन अमाउंट ऑफ विटामिन का कंपेयर्ड विद द ऑब्टेन फ्रॉम द नोन क्वांटिटी ऑफ प्योर विटामिन, यानी हम किसी पर्टिकुलर एक सब्सटेंस में अननोन मात्रा में जहाँ पे विटामिन है उसका टेस्टिंग करते हैं और उसके रिजल्ट को कंपेयर करते हैं नोन मात्रा में विटामिन के रहने पर माइक्रोबियल ग्रोथ पे क्या असर पड़ रहा है, उसके साथ उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। और इसलिए जो है ये विटामिन को फूड सैंपल में या किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए विटामिन किस तरीके से उसकी ग्रोथ में मदद करती है, ये पता करने के लिए हम लोग माइक्रोबियल एसे जो है वो विटामिन का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इन विट्रो टेस्ट फॉर असेसमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक। कोई आपके पास न्यू एंटीबायोटिक है और उसका माइक्रोबियल एसे परफॉर्म करना चाहते हैं देखने के लिए कि वो कितनी पोटेंट है या कितना अच्छे तरीके से वो काम कर रही है, तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि वो कितना पोटेंट है, किल कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है माइक्रोबियल ग्रोथ को एक लेबोरेटरी सेटिंग के अंदर, एक लेबोरेटरी टेस्ट सेटिंग के अंतर्गत। तो बहुत सारे मेथड है इसके लिए, जिसमें कुछ के एग्जाम में आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नाम ही पूछ रहा है। तो अगार वॉल डिफ्यूजन मेथड है, डिस्क डिफ्यूजन मेथड, इसमें हम एक डिस्क लेते हैं अगार की और मीडियम बनाते हैं, उसमें गड्ढा कर देते हैं और उस गड्ढे में अपनी एंटीबायोटिक को डाल करके छोड़ देते हैं और फिर जोन ऑफ इनहिबिशन, यानी जैसे मान लीजिए कि ये हमारी डिस्क थी और इसमें हमने यहाँ पे गड्ढा करके अगर बैक्टीरिया का ग्रोथ कराने के बाद इसमें गड्ढा करके इसमें क्या भर देते हैं एंटीबायोटिक, तो कितनी दूर तक ये ग्रोथ को रोकता है, यानी इंक्यूबेट करने से पहले ये करते हैं ताकि कितनी दूर तक, जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन, कि कितनी दूर तक इसने आपका बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ करने से रोका। तो ये तरीका है इसको पता करने का। ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स और भी हैं, जैसे डायनेमिक कॉन्टैक्ट एसे है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, बायो ऑटोग्राफी है, टाइम किल एसे है, बायोफिल्म एसे है, माइक्रो डाइल्यूशन मेथड्स हैं, ब्रोथ एसे फॉर द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है, मिनिमम बैक्टीरियल कंसंट्रेशन है, मिनिमम डबलिंग टाइम ग्रोथ कर्व है, फ्लो साइटोफ्लोरिक मैट्रिक एसे है, या फिर बायोल्यूमिनेसेंस एसे है। तो बहुत सारे तरीके के एसे हैं जो कि हम नई एंटीबायोटिक के असेसमेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हेपा। हेपा जो है, हेपा को हम लोग हाई एफिकेसी पर्टिकुलर एब्जॉर्बिंग फिल्टर या फिर हाई एफिकेसी पर्टिकुलेट रेजिस्टेंस फिल्टर के रूप में जानते हैं। और ये हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एयर फिल्टर होते हैं जो कि छोटे से छोटे पार्टिकल्स को रोकने का काम करते हैं और जिसकी वजह से जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में रोकने के काम में आता है। जो हेफा है वो हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करता है और
हेपा किसी फिल्टर को हेपा तब हम बोलेंगे जब वो सेटिस्फाई करेगा किसी सर्टन लेवल ऑफ इफिकेसी को। हाई इफिकेसी पर्टिकुलर एयर फिल्टर जो है उसे हम लोग हेपा के नाम से जानते हैं, HEPA, और ये जो है जनरली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के द्वारा जो है वो डिजाइन किया गया है। और इसमें जो है एयर फिल्टर जो होते हैं वो थेरेटिकली रिमूव करते हैं एटलीस्ट 99.97% ऑफ द डस्ट, कोई भी पॉलन, मोल्ड, बैक्टीरिया या किसी भी तरीके के एयरबॉर्न पार्टिकल्स को जिनकी साइज 0.3 माइक्रोन से कम होती है। यानी बैक्टीरिया जो है वो इससे ऊपर ही होता है, 0.3 के ऊपर ही होता है, तो वो सभी को ये रोक देता है। हाँ, वायरसेस को नहीं रोक पाता है हेपा फिल्टर, लेकिन बाकी सभी चीजों को साफ करके एयर को अंदर जाने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैक्रोबियल स्पॉयलेज। तो बड़ा ही सिंपल सा टर्म है, सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, किसी भी ड्रग प्रोडक्ट की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड, etc, अगर वो खराब हो जाती है तो उसी को हम, जो डैमेज हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोबियल स्पॉयलेज बोलते हैं। स्पॉयलेज जो है वो केमिकल, फिजिको केमिकल डिग्रेडेशन है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या फिर किसी फूड प्रोडक्ट का, और फिर वो अनसुटेबल हो जाता है फॉर द यूज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर तरीके के फूड या प्रोडक्ट या क्या हमारे कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में भी ग्रोथ कर सकते हैं, और क्योंकि हर जगह है इसीलिए मैक्रोबियल स्पॉयलेज होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। आप किसी भी फूड प्रोडक्ट को, किसी ड्रग प्रोडक्ट को ऐसे हवा में छोड़ दीजिए तो उसमें मैक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सब क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी कई बार चेंज हो जाती है, और फिर वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, एनिमल कंजम्पशन के लिए अच्छा नहीं रहता है, वो खराब हो जाता है। तो ये कई बार जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी हैं, मोल्ड्स हैं, ईस्ट हैं, बैक्टीरिया है, उनकी वजह से कॉज किया जाता है। और जब भी ये होगा माइक्रोबियल स्पॉयलेज, तो जो आपका प्रोडक्ट है उसका जो कलर है, उसका जो टेक्सचर है, उसका जो ऑर्डर है, उसकी जो महक है, वो सब क्या हो जाएगी, क्या नाम है, चेंज हो जाती है, और वो फिर वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं रहता है। इसी को हम बोलते हैं माइक्रोबियल स्पॉयलेज। नेक्स्ट इज, और ये बहुत बार पूछा गया माइक्रोबियल स्पॉयलेज, तो आप जो है जरूर इसको पढ़ करके जाइएगा। लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉयलेज इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स में किस तरीके के स्पॉयलेज होते हैं, कौन कौन प्रकार के स्पॉयलेज हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकली चेंजेस, केमिकल चेंजेस, और आपका क्या नाम है, बायोलॉजिकल चेंजेस, हम तीन तरीके का इसको बोल सकते हैं। एक तो हो गया हमारा, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ हमने बोला, तो पहला क्या हो गया, केमिकल स्पॉयलेज, दूसरा हो गया हमारा ये केमिकल स्पॉयलेज हो गया, दूसरा हमारा फिजिको केमिकल स्पॉयलेज हो गया, तीसरा बायोलॉजिकल स्पॉयलेज। तो केमिकल स्पॉयलेज में जो कि केमिकल नेचर है ड्रग की या एक्सिपिएंट की, वो चेंज हो जाती है ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या नाम है, इन्फेक्शन या उसके प्रेजेंस होने की वजह से। जो माइक्रोबियल स्ट्रक्चर है इंग्रेडिएंट्स का, वो भी कई बार चेंज हो जाता है, और जिसकी वजह से उसके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में काफी सारा बदलाव आता है, और जो पोटेंसी है ड्रग की वो भी डिक्रीज हो जाती है। फिजिको केमिकल स्पॉयलेज है दूसरे तरीके का, जहां पर जो हमारा जो ड्रग है या जो प्रोडक्ट है उसकी जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मान लीजिए जो उसकी वाइबल ग्रोथ है, जो उसका गैस का प्रोडक्शन है, जो उसमें कलरेशन है, डिसकलरेशन है, ऑर्डर का फॉर्मेशन है, टेस्ट चेंज है, ये सारी चीजें हमको उसमें देखने लगती हैं ड्यू टू द माइक्रोबियल ग्रोथ। नेक्स्ट हमारा बायोलॉजिकल स्पॉयलेज, जिसमें हमारा फार्मास्यूटिकल जो होती है उसमें अनडिजायरेबल या डेंजरस मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द माइक्रोब्स, जो कि अनडिजायरेबल बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है, और कुछ माइक्रोब्स जो है वो टॉक्सिन्स, पैथोजेंस, पायरोजेंस या फिर हार्मफुल मेटाबोलाइट्स जो है प्रोड्यूस कर देते हैं। अगर वो कोई व्यक्ति उसको लेगा तो उसके अंदर कुछ अनडिजायरेबल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है वो शो करेगी, वो बीमार करेगा, वॉमिट हो सकती है, पॉइजनिंग हो सकती है, तो वो रोकने का भी काम हमें करना पड़ता है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल स्पॉयलेज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रोडैक प्लेट्स। रोडैक का जो फुल फॉर्म है वो हम लोगों को पता चलता है रेप्लिकेट ऑर्गेनिज्म डिटेक्शन एंड काउंटिंग। ये एक तरीके का स्टेरिलिटी टेस्टिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये प्लेट्स होती हैं जो कि जनरली सरफेस सैंपलिंग टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें एगार होता है जो कि एक किसी भी कॉन्टेक्ट प्लेट के ऊपर पोर किया जाता है, और फ्लैट होता है, प्रेस करके उसको फ्लैट कर देते हैं ताकि उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वहां पर प्रेजेंट है तो स्टिक कर जाए, और फिर उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म था या नहीं था। ये जो कॉन्टैक्ट प्लेट्स होती हैं वो जनरली जो है वो जो हमारे क्लीन रूम्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, उनकी क्लीननेस या उनकी जो स्टरलाइजेशन है वहाँ पर, या जो उसकी जो आप कह रहे हैं एसेप्टिक है, वो उनको चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और ये इंश्योर करते हैं कि जो बायोसेफ्टी है वो किसी भी तरीके के क्लीनलीनेस, जो ऑब्जर्विंग क्लीनिंगनेस है, या जो हमारा कंटामिनेशन है किसी प्रोसेस में, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग रोडेक प्लेट्स का प्रयोग करते हैं। तो ये एक तरीके का जो है सेफ्टी मेजर में हम लोग इसका प्रयोग
कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, दैट इज रेप्लिकेट ऑर्गेनिज्म डिटेक्शन एंड काउंटिंग। नेक्स्ट इज हाउ विल यू डिफाइन द सेल कल्चर। सेल कल्चर क्या होता है? तो बड़ा ही सिंपल सी चीज है कि हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई सेल, जैसे माइक्रोब्स हो गया, हमारी किसी ऑर्गन से हम सेल को ले लिए और उसको आर्टिफिशियली हम ग्रोथ कराते हैं ताकि हम टेस्ट कर सकें किसी भी एंटीबायोटिक को, किसी ड्रग की ग्रोथ को या किसी डिसीज इत्यादि की ग्रोथ को हम लोग चेक करने के लिए इसको कर सकते हैं। तो जो सेल कल्चर होती है वो रिमूवल होता है सेल का फ्रॉम अ एनिमल और प्लांट, और फिर उसको हम फेवरेबल आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में डाल करके उसकी ग्रोथ देखते हैं। यानी कि हम उसको बॉडी से बाहर निकाल करके और फिर बॉडी जैसा ही इन्वायरमेंट देंगे ताकि वो ग्रोथ कर सके। अब इसमें किसी भी तरीके के बैक्टीरिया, ईस्ट का जो ग्रोथ है, ह्यूमन या प्लांट या एनिमल सेल्स की ग्रोथ है, वो लैबोरेटरीज के अंदर हम लोग कर सकते हैं। जो सेल कल्चर्स होते हैं वो डायग्नोस्टिक जो इन्फेक्शन है उनको डायग्नोस करने के लिए, किसी नई ड्रग को टेस्ट करने के लिए या रिसर्च इत्यादि के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर जिसको हम बोलते हैं, ये जो है वो सेल्स होती हैं जिनका ग्रोथ जो है वो कंट्रोल कंडीशन के अंदर किया जाता है, नेचुरल एनवायरनमेंट से, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से उनको बाहर निकाल करके, और उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इंक्यूबेशन कंडीशंस फॉर द सेल कल्चर। सेल कल्चर जो है सिंपली देखिए, आप अपने बॉडी से उसको बाहर निकालेंगे और या बैक्टीरिया का जो ग्रोथ के लिए जो उसको टेम्परेचर चाहिए, जो उसको एनवायरनमेंट चाहिए, उस एनवायरनमेंट में हम लोग उसको ग्रोथ करते हैं। इंक्यूबेशन करने के लिए हम लोग को टिश्यू कल्चर्स को या सेल कल्चर्स को ढेर सारे CO2 स्मार्टफियर्स के अंतर्गत रखना पड़ता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए। कुछ उसके लिए टेम्परेचर चाहिए, जो डिफरेंट सेल्स के लिए रेंजिंग जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। कंसंट्रेशन जो है CO2 का वो 0.3 से 19.9%, लगभग 20% के बीच में होता है। जो सेल कल्चर्स होते हैं वो हम लोग इंक्यूबेट करते हैं जो रेगुलेटेड टेम्परेचर्स हैं उनके बीच में, जैसे वाटर जैकेट इंक्यूबेटर के अंदर, और जो CO2 कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़रूरी वहाँ पर होता है। मोस्ट जो सेल लाइंस होती हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारी बॉडी से अगर निकल रही है तो उस पर ग्रो करती है। 5% CO2 उसको चाहिए होता है, और सैचुरेटिंग ह्यूमिडिटी भी जो है उसको चाहिए होती है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़रूरी है, हाई ह्यूमिडिटी भी ज़रूरी है CO2 इन्वायरमेंट के साथ साथ। बट कुछ सेल्स जो होती हैं वो लोअर टेम्परेचर्स पर उनको हम इंक्यूबेशन करते हैं और लोअर CO2 कंसंट्रेशन के अंतर्गत रखते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी इनका इंक्यूबेशन किया जाए तो एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट जो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और CO2 का कंसंट्रेशन हमको ऑटोमेटिक सिस्टम के अंतर्गत रखना पड़ता है। अगर ये ऐसा हम नहीं करेंगे तो जो वो सेल है उसका कल्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो सेल की जो है डेथ है वो भी हो सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज सेशन, जो लास्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, राइट द एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर, कि हमने सेल कल्चर बना लिया, उसको इंक्यूबेट कर लिया, तो उसका एप्लीकेशन क्या है? तो बहुत सारे एप्लीकेशन है। ये एक टूल के तरीके से यूज किया जाता है। बहुत सारे नोवल केमिकल, कॉस्मेटिक्स, ड्रग्स कंपाउंड, फूड प्रोडक्ट्स और या अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स की एफिकेसी को चेक करने के लिए, ड्रग की साइटोटॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक सेल टाइप्स में जो टॉक्सिफाइंग सेल टाइप्स होते हैं, जैसे कि हेपेटोसाइट सेल्स हैं, किडनी सेल्स हैं, वो जनरली हाई इंटरेस्ट में इन पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। एनिमल सेल कल्चर्स का हम लोग कई बार उपयोग कर लेते हैं जिनमें हम लोग वायरस को रेप्लिकेट करते हैं, क्योंकि अगर एनिमल के अंदर उसको रेप्लिकेट करेंगे तो एनिमल की डेथ भी हो सकती है, लेकिन हम सेल कल्चर में ऐसा करते हैं ताकि हम वैक्सीन इत्यादि को प्रोड्यूस कर सकें, साथ ही साथ जो है वायरस को आइसोलेट करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए, उसके डेवलपमेंट साइकिल को पकड़ने के लिए वायरस के, ये हम सेल लाइन का प्रयोग करते हैं ताकि हम इन्फेक्शन के बारे में और ज़्यादा जानकारी जो है वो प्राप्त करें। साइटोटॉक्सिसिटी और जो परमिबिलिटी है ड्रग मॉलिक्यूल की, जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं उनकी जो एफिकेसी है, वो हम लोग सेल कल्चर मॉडल्स के ऊपर ही एवेलुएट करते हैं, इंडस्ट्री में भी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी। और अगर हम क्लासेस में अपने लैबोरेटरीज में, कॉलेजेस के अंदर अगर रिसर्च करना चाहें तो हमको इसके लिए एनिमल्स को मारना नहीं पड़ता। जो सेल मॉडल होता है वो इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए साइटोटॉक्सिसिटी, परमिबिलिटी स्टडी, और रिड्यूस करता है यूज ऑफ एनिमल मॉडल्स, यानी बिना एनिमल के भी हम पहले जो है प्राइमरी टेस्ट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इफिकेसी एग्जैक्टली है या नहीं, या कितनी है, टॉक्सिसिटी कितनी है, परमिबिलिटी कितनी है ड्रग की, ये सब हम उसमें सेल लाइन से पता कर सकते हैं। और उसके बाद अपने रिजल्ट्स को, मतलब अगर हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उसको हम वेरीफाई करने के लिए तब जाकर के एनिमल मॉडल का प्रयोग करेंगे, तो एनिमल का यूज क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो आपका समय बचता है, आपका पैसा बचता है और एनिमल की जान बचती है। तो ये सेल कल्चर इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसर्च पर्पसेज में यूज़ करते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन, जहाँ पे हमने आपको माइक्रोबायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट और जो
क्या नाम है पुराने क्वेश्चंस पेपर से पूछे गए प्रश्न हैं जिनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है, उनको डिस्कस आपके साथ किया और आशा करता हूँ इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर पेपर में मिलेंगे या इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, तो इनको जरूर आप देख लीजिएगा। आप सभी हमें फॉलो कर ही रहे हैं, अलग अलग जगहों पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे आप जाएंगे। एक चीज़ बड़ी खास बात है, कई बार बच्चे जो हमने वीडियोस पहले से अपलोड किए हैं, टॉपिक्स अपलोड किए हैं, उनके बारे में बार पूछते रहते हैं, तो आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर जो प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलती है अपने मोबाइल फ़ोन में, आप देखिएगा चैनल के होम पेज पे, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको टॉपिक्स जो है वो मिल जाते हैं। दूसरा, आपको नोट्स वगैरह चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, जो लिंक्स हैं वो चाहिए, तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पे डॉक्टर पीके शुक्ला डॉक्टर एमपी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री नोट्स आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा। नोट्स और बाकी लिंक्स इत्यादि और न्यूज़ जो है आपके फार्मेसी क्षेत्र में या केमिस्ट्री के क्षेत्र में, साइंस क्षेत्र में जो आ रहे हैं, उनको हम अपडेट करते रहते हैं हमारे फेसबुक पेजेस और फेसबुक ग्रुप पे, जो कि है डॉक्टर प्रजन शुक्ला डॉक्टर एमपी सिंह क्लासेस के नाम से। वहाँ पे आप जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं। और हमारा एक ऐप भी है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इस समय अवेलेबल है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, एंड्रॉयड में, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो और वहाँ पे कुछ नॉमिनल चार्ज पे आपको पेड कंटेंट भी मिलने को मिलता है, कुछ फ्री कंटेंट भी आपको इस ऐप के अंदर मिल जाता है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोज़ और मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।